नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। मशहूर अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम यूपीए और मिस नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल को कंपेरिजन करें तो जीडीपी के मामले में जो है नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो कहीं पीछे है यूपीए गवर्नमेंट की तुलना में। उन्होंने बताया कि यूपीए का जो 10 साल का कार्यकाल था, साल 2004 से लेकर साल 2014 तक का, उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 8% पर ईयर है, 8% प्रति वर्ष। वही जबकि 2014 से लेकर 2024 तक का अगर हम निकालें तो जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 5.8% ऑन टोटल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज जो 5.8% एवरेज पर ईयर अगर हम निकालें, और 2004 से 2014 तक का वो 8% था। इसलिए उनका कहना था कि उस टाइम जो है ग्रोथ रेट बहुत हाई था और जिसके कारण जो है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी मात्रा में जॉब्स जनरेट हुए। वे खुद प्लानिंग कमीशन में थे और वो बताते हैं कि साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच प्रत्येक साल एवरेज 75 लाख नौकरियां पैदा होती थी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, 75 लाख जॉब्स पर ईयर। और उन्होंने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल कर लें तो इसमें ऑन एन एवरेज जो है 29 लाख नौकरियां प्रति साल पैदा हुई मीन्स 29 लाख जॉब्स पर ईयर। और वो कहते हैं कि इसी के कारण ये परिणाम है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो इतने चरम सीमा पे पहुंच गई है। खुद 2019 में जो सरकार का आंकड़ा बताता था कि पिछले 45 साल में जो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी है, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो बड़े व्यापारियों को इतनी बड़ी रियायत दी, ये कभी नहीं देना चाहिए। संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि पिछले 10 साल में लगभग 16 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया गया है और ये जो राइट ऑफ है ये बैंक्स करते हैं। उनका कहना था कि 16 लाख करोड़ का कर्ज माफी करना यह बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या सरकार एनपीए रिकवर नहीं कर सकती है। पिछले 10 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने मात्र 2 लाख करोड़ ही एनपीए रिकवर किया है। और वही रघुराम राजन कह रहे थे कि शायद उनके इस्तीफा का यही मेन वजह था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लोग जो है जो भी बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने पैसा लिया है वो बैंक को लौटाया। बड़े व्यापारी ऐसा करना नहीं चाहते और यही वो मसला था कि ये बैंक्स क्लीन अप करना चाहते थे। और नरेंद्र मोदी सरकार जानती थी कि मीन्स अगर वो कॉर्पोरेट के पीछे इतना पड़े तो फिर उनको चुनाव में चंदा कौन देगा। और जो रघुराम राजन का जो है मीन्स आरबीआई गवर्नर छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। तो उनका ये कहना था कि एक तरफ 16 लाख करोड़ का जो है मीन्स लोन वेव ऑफ किया गया है, दूसरा तरफ साल 2019 में जो टैक्स में रियायत दिया गया 30% से कॉर्पोरेट टैक्स सीधे घटा के 22% कर दिया गया, जिसके कारण हर साल भारत सरकार को लगभग 1,75,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो मीन्स अगर आप ये टोटल देख लें तो ये 16 लाख करोड़ प्लस जो हर साल टैक्स माफी के कारण जो नुकसान हुआ 10 लाख करोड़, मतलब वो लगभग 26 लाख करोड़ हो जाता है। 26 लाख करोड़ का ये आंकड़ा है। और इसी पे संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि कॉर्पोरेट को जो पैसा इस तरीके से बांटा गया उलूल जुलूल तरीके से, और क्या हुआ कि जो टैक्स रिवेन्यू से जो पैसा आया वो बचा नहीं, और जिसके कारण क्या है कि आज जो है मिस हम ना किसान का कर्ज माफी कर पाते हैं। क्योंकि कई लोग का ये कहना है, जब उनसे ये पूछा गया कि जो किसान का भी 21 लाख करोड़ का कर्ज माफी है वो किया जा सकता है, उन्होंने बोले बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट को बेमतलब का पैसा बांटे। और इसी का ये परिणाम है कि भारत सरकार को पैसा जो है कहां से उछलना पड़ रहा है, गैस पे टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, डीजल का दाम बढ़ाकर, जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं उसका दाम बढ़ाकर। और इसी के कारण जो है मीन्स आम जनमानस के मन में ये बात है कि भारत में महंगाई जो है बहुत अधिक बढ़ गई है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि जब नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही ये मना कर दिया था कि एक व्यापारी को 2 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, फिर 6 एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया गौतम अडानी को। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो लगभग $7 बिलियन का प्रॉपर्टी था गौतम अडानी का, और वो अब $150 बिलियन का प्रॉपर्टी हो गया, मतलब $143 बिलियन का प्रॉपर्टी का राइज है। कहने का मतलब कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम कहते हैं कि भारत के 13 महत्वपूर्ण प्रीमियम सेक्टर्स में 2 व्यापारी हैं, गौतम अंबानी और ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, और पूरे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई 2 व्यापारी का इतने सेक्टर्स में इतना मोनोपोली हो। एक और बात संतोष मेहरोत्रा ने उठाया कि अगर आप इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी आप देखें तो ये बताता है कि जो अधिक कमा रहे हैं वो बहुत कमा रहे हैं और जो कम कमा रहे हैं वो बेहद ही कम कमा रहे हैं। मतलब भारत में जो है टॉप 1% के पास जो है देश के संपत्ति का कुल 40% हिस्सा है, टॉप 1% का। साल 1980 में अगर हम 1980 का दशक देखें तो ये टॉप 1% के पास 20% प्रॉपर्टी था, लेकिन अब वो टॉप 1% के पास जो है 40% देश के संपत्ति का कुल हिस्सा होगा, जो कि देश का जीडीपी $3.8 ट्रिलियन का है।
कहने का मतलब उसमें भी अधिकतर इजाफा जो है वो पिछले 10 साल में हुआ है। यही बात आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी कहा था कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ये जो टॉप 1% के पास देश के जीडीपी का 40% जो संपत्ति है, ये अगर आप बात करें तो ये पोस्ट कॉलोनियल एरा है, प्री कॉलोनियल एरा, मतलब कि 1947 से पहले इस तरह का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ करता था। तो समझ में आता है बात कि चलो उस टाइम तो भारत गुलाम था, लेकिन आज़ाद भारत में इस तरीके का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये देश के लिए बहुत ही खराब है। आप जब भी कभी अरविंद सुब्रमण्यम को सुने या रघुराम राजन को सुने, वे लोग हमेशा मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात करते हैं। क्योंकि चलिए मान लिया देश के 1% के पास इतना हिस्सा, देश का जो 10% आबादी है उसके पास मान लिया कि ठीक ठाक संपत्ति है। और अगर आप मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डिफिनीशन से चलें तो भारत में लगभग 15 से 20% आम जो लोग हैं वो मिडिल इनकम में। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत में जो है लोगों का ठीक से इनकम पता लगाना भी मुश्किल है, और इसलिए बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से इंडोनेशिया इस मॉडल पे चला उस मॉडल पे चलना चाहिए। फिर भी हम मान लेते हैं कि एवरेज लगभग देश में 30% लोग जो है वो, 20% लोग जो है वो मिडिल इनकम में है और 10% लोग जो अमीर है। बाकी जो 70% आमदनी मीन्स जो लोग हैं उनका क्या? खुद आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि देश के 90% लोग की कमाई जो है 25,000 रुपये महीने से बहुत कम है, 25,000 रुपये से कम है। तो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के राज में, जैसा प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने कहा, कि लोगों के बीच इनकम इनइक्वालिटी बहुत बड़ा है, आर्थिक विषमताएं बहुत बढ़ी हैं, और इसी का सबसे बड़ा कारण हो गया कि बेरोजगारी जो है वो भयंकर रूप से बढ़ा है। आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईएएस ऑफिसर अभय शुक्ला ने अपनी किताब डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी में भी ये बात लिखा था कि 4 लाख से अधिक एमएसएमई बंद हो गए, और जिसका ये परिणाम हुआ कि हम छोटे स्तर पे नौकरी नहीं दे पाए। अगर आप भारत का नौकरी का अगर आप बात करें तो एक तो सही डाटा नहीं आ पाता, क्योंकि सरकारी डेटा कुछ और दिखाता है और प्राइवेट डेटा कुछ और दिखाता है। और सबसे चिंता का बात है वो है महिलाओं के भागीदारी का। जो पीएलएफएस है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसने भी ये चीज बताया कि फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और भारत में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो सऊदी अरेबिया के तुलना में भी कम है। तो कहने का ये मतलब है कि जहां तक बात है नरेंद्र मोदी के 10 साल का, तो भले हम रोड के डेवलपमेंट का, एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का बात कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब बहुत कैपिटल इंटेंसिव चीज होती है, और ये हाईवे, ये एयरपोर्ट, ये बहुत जॉब जनरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे लोगों की संख्या एक लिमिटेड है। यहाँ पे काम क्या करता है? ट्रैक्टर, बुलडोजर, यहाँ पे फिर बड़े बड़े क्रेन्स, ये सब काम करते हैं। इसलिए जहां तक बात है जॉब्स देने के मामले में, तो संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें बिल्कुल फेल हैं। क्योंकि आप देखिए 75 साल प्रति ईयर से घट के वो सीधे 29 लाख प्रति ईयर आ गया। लगभग हर साल जो है 41 लाख नौकरियों कमी है। और आप इसी का कारण देख रहे हैं कि लोग इंजीनियरिंग करके प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं, लोग बीए करके प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं, लोग एमबीए करके प्लेस्ड नहीं हो रहे हैं। अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि आईआईटी से भी पास लोग जो है वो कह रहे हैं इंजीनियरिंग मीन्स हमारे पास नौकरी नहीं है। और इसी का कारण है कि लाखों के तादाद में बच्चे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, यहाँ पे जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और 5 साल, 6 साल, 7 साल अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण ईयर है, सबसे प्रोडक्टिव ईयर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तलाश में बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए जब से नरेंद्र मोदी का पिछला 10 साल आया है, उसमें चाहे यूपीसी हो, चाहे एसएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनमें भी वैकेंसीज घटी हैं। तो कहने का मतलब अब जो ये हालत है कि एक सीट के, यूपीएससी के एक सीट के लिए 1200, 1300 बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। एक सीट के लिए 1300 बच्चे जो हैं मीन्स स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा भारत के तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल का देखें, ही हैज बीन गिवन इनफ चांस, उनको बहुत चांस दे दिया गया, और वो नौकरी के मामले में वो एक टोटल फेल्योर है। उनका सिंपल है कि 22-25 जो अरबपति है उसको हैंडल करें, उसी व्यापारी को काम चले, क्योंकि उन्होंने 26 लाख करोड़ दिया है। जो पीएलआई स्कीम आया था, पीएलआई स्कीम में भी जो 22 लाख करोड़ में 18 लाख करोड़ बड़े कॉर्पोरेट्स को ही दिए गए, और एमएसएमई को जो कि मात्र 4 लाख करोड़ दिए गए। तो कहने का यह मतलब है कि अब समय आ गया है कि हम नरेंद्र मोदी को हटाएं, क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड या राइट साइड खड़ोने का वक्त नहीं है, अब इधर उधर सोचने का वक्त नहीं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी वापस से अगले 5 साल रह गए तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत एक बेरोजगार का भयंकर अड्डा हो जाएगा, और इसी के कारण जितने भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो राइज होंगे। फिर आरक्षण का मामला ऐसे भी हर स्टेट में तूल पकड़ रहा है, तूल पकड़ेगा। उसके अलावा जो दूसरे स्टेट से एक व्यक्ति दूसरे स्टेट में चला जाता है, जैसे बिहार का आदमी महाराष्ट्र जा रहा है, या बिहार का आदमी उड़ीसा जा रहा है, उड़ीसा का आदमी कर्नाटका जा रहा है, फिर इस पे लेकर जो है बहुत सारा मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि ये जो है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन क्यों हो रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा ही नौकरी खा रहा है। तो कहने का मतलब देश में अगर जॉब्स नहीं होंगे, ये बहुत तरह का समस्या पैदा करेगा। बाद में कई सारे कन्फ्लिक्ट होंगे, स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट होगा। आप देखिए जब भी बात आता है फंड ट्रांसफर का, जो जीएसटी का फंड ट्रांसफर है,
कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार ने जीएसटी से पैसा कलेक्ट तो किया है ना। अरे भारत सरकार ने जो कॉर्पोरेट का जो लोन माफी हुआ है वो बैंक्स ने लोन माफी किया है, और भारत का सरकार के पास जो जीएसटी आ रहा है वो आम आदमी का पैसा आ रहा है। आप जानते हो कि देश में जितना भी जीएसटी कलेक्शन होता है उसका 75% से अधिक पैसा कॉमन पीपुल से है। हम जो रोड पे चलते हैं, हम जो रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम जो सामान मंगाते हैं, हम इस पे जीएसटी पे करते हैं। तो ये कॉमन आदमी जीएसटी पे कर रहा है। इसलिए आप इन तरह के बेतुकी बयान में मत फंसे। और जहां तक बात है जॉब परफॉर्मेंस का, तो नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है और उनको अब हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। ये अब मैंडेटरी है, ताकि जो नया सरकार आए वो जॉब्स के बेसिस पे काम करे और ताकि अधिक से अधिक युवाएं जो है जॉब कर सके। रघुराम राजन एक बात हमेशा कहते हैं कि भारत देश में लगभग हर साल 60 लाख बच्चे बीए बीटेक इस तरह का जो है डिग्री करके आते हैं। उनके लिए तो जॉब चाहिए। बाकी जो पीछे बेरोजगार लगभग 4 करोड़ बच्चे हैं, अगर हम उसका बैगेज हमको लेके चलना है तो लगभग 70 लाख नौकरी तो पढ़ा लिखा नौकरी चाहिए। उसके अलावा हमको लगभग 80 लाख नौकरी वैसे लोग के लिए चाहिए जो क्लास 10th में ड्रॉप करके आते हैं, या क्लास 11th में ड्रॉप करके आ रहे हैं, या क्लास 12th में ड्रॉप करके आ रहे हैं, या मीन्स बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2, जो इन सब के बीच में किसी पारिवारिक कारणों से अपनी नौकरी मीन्स अपना पढ़ाई छोड़ के जो नौकरी करना है, उनके लिए भी हमको नौकरी चाहिए। भले वो 8,000 की नौकरी हो, 15,000 की नौकरी हो, 20,000 की नौकरी हो। तो भारत देश में बहुत सारी नौकरियों की जरूरत है और हम ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो अगली सरकार आएगी वो नौकरी के मामले में बहुत काम करेगी, ताकि देश को इस भयंकर बेरोजगारी से बचाया जाए, ताकि युवा भी पैसा कमाए। और क्यों केवल देश में सिर्फ 22 अरबपतियों का मौज हो, क्यों 22 अरबपति के पास प्राइवेट जेट हो, 22 अरबपति के पास बड़े बड़े घर हो, उसका एंटीला बंगला हो, उसके बेटे के शादी में रिहाना आती हो और उसको 70 करोड़ रुपया उसको मीन्स रिहाना का पेमेंट किया जाता हो। पूरे देश में हर नागरिक का अधिकार है कि वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, जहां दिल करे घूमे, अपना जीवन जो है एक शानदार तरीके से बिताए। तो मेरा एक तमाम लोगों से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इंडिया अलायंस को आप वोट करें, और आप बिल्कुल, ताकि जब वो गठबंधन आए तो वो लोगों को अधिक से अधिक जॉब्स प्रोवाइड करे। और ये देश का जो सबसे बड़ा ये समस्या है जॉब्स का और दूसरा महंगाई का, उसको वो दूर करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।